हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अडोलेसेंस, यानी किशोरा अवस्था में इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अडोलेसेंस एंड सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अडोलेसेंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को भी आप ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। Emotions which have emerged from the stage of infancy heightened at the stage of adolescence। कहने का मतलब ये है कि इमोशंस तो हमारे पास पहले से ही होते हैं। इन्फेंसी से, जब हम एक इन्फेंट होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, तभी हमारे पास इमोशन होते हैं। तो फिर अडोलेसेंस में क्या होता है? अडोलेसेंस में क्या होता है, जितने भी प्रकार के इमोशंस हमारे पास हैं, भावनाएं हमारे पास हैं, वो सब अपनी पीक पे होती हैं, यानी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं अडोलेसेंस में। देखिए क्या होता है कि अडोलेसेंस यानी कि जब एक जो पर्सन होता है वो एक किशोर होता है, एक अडोलेसेंट होता है, तब उसके इमोशन में आपको बहुत ज़्यादा पीक देखने को मिलेगी। ठीक है, वो अगर डिप्रेस होंगे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होंगे, और अगर खुश होंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, यानी कि उनकी इंटेंसिटी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा होती है। आपको फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन भी अलग देखने को मिलेंगी, यानी कि फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस भी चेंज होते हैं अडोलेसेंट में। जैसे एक बच्चा एक्सप्रेस करता था अपने इमोशंस को, अडोलेसेंट बिल्कुल अलग तरीके से उनको एक्सप्रेस करता है, उसकी इंटेंसिटी अलग होती है। जो अडोलेसेंट होते हैं वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और सप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे कि जब हम बच्चे थे तो हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस तो कर लेते थे, कभी रो कर, कभी हंस कर, पर उनको कभी हम अपने अंदर नहीं रख पाते थे, उनको सप्रेस नहीं कर पाते थे, दबा नहीं पाते थे। जो भी था सामने था। पर जब एक पर्सन अडोलेसेंट में पहुंच जाता है, यानी अडोलेसेंस में पहुंच जाता है, तब वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के साथ साथ सप्रेस भी कर सकता है, वो दबा भी सकता है। पर दबाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी उनके अंदर, कि अगर कोई भी अडोलेसेंट अपनी किसी भी भावना को अंदर अपने दबा रहा होगा, इमोशन को दबा रहा होगा, तो वो एंग्जाइटी की फॉर्म में बाहर निकलता है। और वो आपको देखने को मिलेगा कि जो अडोलेसेंट्स होते हैं वो कभी नाखून चबाते रहते हैं, कभी अपने लिप्स को बाइट करते रहते हैं, कभी नाक स्क्रैच करते रहते हैं, कभी अलग अलग तरीके से अपने फेस पे हाथ लगाते रहते हैं, कभी हाथों को आपस में मसलते रहते हैं, कभी वो हाथ पैरों को हिलाते रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये आउट ऑफ एंग्जाइटी वो करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे, बोल नहीं पा रहे होंगे, या कोई चीज़ उनको मिल नहीं पा रही होंगी, पर वो किसी को कह नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उनकी जो एंग्जाइटी है, बेचैनी है, वो इस तरीके से बाहर आती है। तो इसका मतलब ये है कि इमोशन वो दबा तो लेते हैं, पर वो अभी भी इतने एक्सपर्ट नहीं है कि किसी को पता ना लगे इस चीज़ के बारे में। जैसे अगर कोई पर्सन अडोलेसेंस से आगे की तरफ आ जाता है, यानी कि थोड़ा अडल्ट हो जाता है, तो वो इमोशंस को अपने अंदर रख भी लेता है और किसी को पता भी नहीं लगता है। कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद भी आप मुस्कुरा सकते हैं, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आप असली में मुस्कुरा रहे हैं या फिर आपकी जो स्माइल है वो फेक है। तो ये चीज़ आपको अडोलेसेंट के बाद पता चलती है, यानी एडोलेसेंस तक आप इतनी अच्छी तरीके से अपने इमोशंस को नहीं दबा सकते, क्योंकि वो किसी ना किसी फॉर्म में बाहर आ जाएगा। इसके अलावा जब एक पर्सन जो है वो अडोलेसेंस पे पहुंचता है, तो वो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखता है बहुत, यानी उसके इमोशंस में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि उसकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है, उसकी लड़ाई चल रही होती है सोसाइटी से, अपने बड़ों से, अपने ड्रीम से, सब लोगों से उसकी क्या क्लैशेस चल रहे होते हैं। तो क्योंकि एक तो हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं आसपास भी, अब उसको लगता है कि वो बड़ा हो चुका है पर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है बड़े वाली, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसलिए उसकी इमोशंस जो हैं अप और डाउन बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। इसके अलावा जो इमोशंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि अडोलेसेंट जो भी अपने आसपास अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो इमोशंस होते हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं अडोलेसेंस में। ठीक है, तो जैसे ही अब बच्चा जो है वो अडोलेसेंट में आ गया होता है, अडोलेसेंस में आ चुका होता है, तब यहाँ पे वो पास्ट के बारे में भी सोच रहा होता है कि पास्ट में उसने क्या क्या चीज़ें की हैं, और फ्यूचर को इमेजिन कर रहा होता है। वो इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि इमेजिनेशन करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ सोचना पड़ता है। तो इसीलिए वो इमेजिन करता है अपना फ्यूचर कि मैं ये बनूंगा या ये बनूंगी, मैं ऐसी हो जाऊंगी या मैं ऐसा हो जाऊंगा, मेरे पास कार होगी, बंगला होगा, गाड़ी होगी, या जो भी वो ड्रीम करते हैं। तो वो ड्रीम में ज़्यादा विश्वास रखने लगते हैं, वो फ्यूचर को अपने इमेजिन करते हैं अपने अकॉर्डिंग, और वो थोड़े से कम रियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर इमेजिन कर रहे होते हैं, डे ड्रीम भी करते हैं कुछ लोग। तो हम ये सोच सकते हैं कि वो ज़्यादातर अपने सपनों की दुनिया में रहते हैं। इसके अलावा
इस स्टेज में थोड़ी सी समझ उनके अंदर आ जाती है तो हम ये मान सकते हैं कि वो ज़्यादा पेशेंट हो जाते हैं, ज़्यादा टॉलरेबल हो जाते हैं, सह सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है कि जो अडोलेसेंट होता है यानी जो किशोर होता है वो अपने बड़ों को भी और छोटे लोगों को भी अप्रिशिएट भी करना शुरू कर देता है एट द सेम टाइम। यानी जिन लोगों के साथ उसके क्लैशेस हैं उनको अगर हम भूल जाएं तो वो दूसरों को अप्रिशिएट करना भी सीख जाता है, जबकि बचपन में वो सेल्फ सेंट्रिक होता है। अडोलेसेंट में क्या होता है कि जो अडोलेसेंट है वो सेल्फ सेंट्रिक नहीं होता है इतना ज़्यादा, मतलब इन टर्म्स कुछ चीज़ों में सेल्फ सेंट्रिक होता है पर दूसरों को भी अप्रिशिएट करना वो थोड़ा सा स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा अडोलेसेंस में जो बच्चा होता है वो एक पीरियड ऑफ रियलिटी में भी उसको एक रियलिटी चेक भी मिल रहे होते हैं। जैसे जैसे वो अडोलेसेंस में भी आगे बढ़ रहा होता है तो उसको सच्चाई का पता चल रहा होता है। पहले वो डे ड्रीम करता है पर जब वो देखता है धरातल पे कि क्या सच्चाई है तो उसको रियलिटी चेक भी मिल रहे होते हैं। साथ साथ में वो दूसरों के कैरेक्टर को भी देखता है कि कोई पर्सन कैसा है, उसको अप्रिशिएट करता है, या फिर अगर कोई उसको उनको सही नहीं लगता है तो उनको ओपनली वो रिबेल भी करते हैं या ओपनली क्रिटिसाइज भी करते हैं। इसके अलावा जो अडोलेसेंट होते हैं उनके अंदर एक अलोननेस की फीलिंग भी आ जाती है। यानी कुछ अडोलेसेंट होते हैं जो कि दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहते हैं पर उसके बाद भी कुछ अडोलेसेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अकेले रहना पसंद होता है, या फिर बच्चे कोई ना कोई टाइम चाहते हैं कि वो अपने अकेले के साथ गुजारें, तो एक फीलिंग ऑफ अलोननेस भी उनके अंदर आ जाती है। वो अकेले भी रहना पसंद करते हैं कुछ टाइम के लिए, घर पर या कहीं पर भी अकेले बैठना, अकेले रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा उनको अपनी फीलिंग को सही तरीके से एक्सटर्नलाइज करना भी आ जाता है वेरियस सिचुएशंस में, कि किस सिचुएशन में हम किस तरीके से बाहर एक्सप्रेस करें, ये भी चीज़ें वो सीख रहे होते हैं। इसके अलावा टेंशन को सहने की कैपेबिलिटी भी उनके अंदर आ रही होती है कि अगर कभी स्ट्रेस पड़ता है किसी भी वजह से उनके दिमाग पे या किसी भी टेंस सिचुएशन में वो पहुंचते हैं तो कैसे उसको हैंडल करना है, ये भी चीज़ें वो सीख रहे होते हैं। और चाइल्डहुड से ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है उनके अंदर। सेल्फ कंट्रोल भी उनके अंदर आ जाता है जो कि चाइल्डहुड में एब्सेंट था। ठीक है, इसके अलावा उनको एक इनर फ्रीडम महसूस होना शुरू हो जाती है कि अब वो एक इंडिविजुअल बन चुके हैं, ऐसी फ्रीडम उनके अंदर आने लगती है। ठीक है, कंपैशन उनके अंदर डेवलप होता है अपनी कंट्री को लेके, अपने और चीज़ों को लेके। ठीक है, कंपैशन उनके अंदर, प्यार, जज्बा, वो सब चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो रही होती हैं। इसके अलावा उनके अंदर दूसरों के लिए कंसर्न भी डेवलप होती हैं, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए कंसर्न भी उनके अंदर डेवलप हो जाती है। उनके अंदर अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ बांटने के लिए, शेयर करने के लिए जो कैपेबिलिटी होती है वो डेवलप हो रही होती है, बढ़ रही होती है। यानी वो अपने इमोशंस को दूसरे के साथ आराम से शेयर कर सकते हैं, वो शेयर करना पसंद करते हैं। ठीक है, बांटना पसंद करते हैं अपने इमोशंस को। इसके साथ साथ उनके अंदर पर ईगो भी डेवलप हो जाता है, एक ईगो, एक मैं भी उनके अंदर डेवलप हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं इस ईगो की वजह से बहुत सारे जो अडोलेसेंट्स होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फाइट्स में इन्वॉल्व होते हैं। उनको लगता है कि मैं ही मैं हूँ बस। तो एक ये भी उनके अंदर होता है कि यूनिवर्स उनके आसपास ही है। ठीक है, एक ईगो भी उनके अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब इस ईगो का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। नुकसान ये होगा कि वो किसी से फाइट करेंगे या किसी से लड़ाई करेंगे, बट फ़ायदा क्या होगा कि एस्पिरेशंस उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं कि मुझे भी कुछ करना है अपनी लाइफ में। एक्सपेक्टेशंस भी उनकी अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम अमीर होंगे, या फिर अगर हम वो हीरोइक एक्ट के बारे में सोचते हैं तो हम ये कर जाएंगे देश के लिए, हम समाज के लिए ये चीज़ें कर जाएंगे। तो इस तरीके से एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस भी उनके अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है, तो ईगो उनके अंदर डेवलप हो जाता है और अगर इस ईगो को कोई भी ठेस पहुंचती है, ठीक है, तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनको बहुत ज़्यादा वो टेंस हो जाते हैं। ठीक है, पर इस ईगो का फ़ायदा भी है। जैसे ही मैंने आपको कहा, ईगो का फ़ायदा क्या है कि यही ईगो उनको प्रमोट करते हैं हीरोइक एक्ट करने के लिए। ठीक है, कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए भी उनको हेल्प मिलती है इस चीज़ से। इसके अलावा जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनकी हाई होप एंड हाई एस्पिरेशन होती है फ्यूचर के लिए, यानी कि वो बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं अपने लिए, अपनी लाइफ में वो क्या करेंगे। ठीक है, जो एडोलेसेंट्स रियलिस्टिकली इस तरफ काम करते हैं, यानी कि अगर उन्होंने कुछ गोल अपने लिए सेट किया और उस गोल की तरफ वो सीरियसली चलते हैं, उसके लिए वो कुछ काम करते हैं उसको अचीव करने के लिए, तो वो कुछ बहुत अच्छा कर जाते हैं। पर जो लोग सिर्फ सोचते सोचते हैं और कुछ करते नहीं हैं उसके लिए, वो सिर्फ हमेशा इल्यूजन में ही जीना पसंद करते हैं। वो डे ड्रीम में रहते कि हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, पर वो कभी भी कुछ स्टेप्स नहीं उठाते उस चीज़ के लिए। तो इस सोचने का कोई फ़ायदा नहीं उनको मिलता है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ समझी कि जो इमोशंस होते हैं वो हाइटेंड हो जाते हैं, यानी अपनी पीक पर होते हैं। अप्स एंड डाउन्स हम देखते हैं, क्लैशेस चल रहे होते हैं सोसाइटी के साथ में, तो इस वजह से भी इमोशनल ब्रेकडाउन भी कभी कभी हो जाता है एडोलसेंट का। तो इस तरीके से हमने देखा कि इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है एडोलसेंट में। जैसे ही बच्चा लेट एडोलसेंस में पहुंच रहा होता है, तब उसके जो इमोशंस होते हैं वो पहले से ज़्यादा स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं और वो एक अडल्ट बनने की तरफ पहुंच रहा होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।